तहरीक इंसाफ ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का इरादा कर रही है और इसके लिए अपोजिशन की मुख्तलिफ जमातों से उसने राब्ते भी किए हैं। इन राब्तों के नतीजे में आज इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद कौमी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ है। ताहम कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन ने हुकूमत पर कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में रुकावटें डालने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि हुकूमत एक बंद कमरे की कॉन्फ्रेंस से घबरा रही है और कॉन्फ्रेंस के लिए जगह देने वाले होटल को धमकियां दी जा रही हैं। आज अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा शरीक हुए, जबकि कॉन्फ्रेंस से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद खान अचकज़ई, अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खान अब्बासी और दीगर सियासी रहनुमा और सहाफ़ियों ने खिताब किया। ताहम हुकूमत के खिलाफ किसी तहरीक की तारीख या लाए अमल का ऐलान नहीं किया गया है। कॉन्फ्रेंस से खिताब में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि 8 फरवरी के इंतखाबात में जिस तरह आइन की धज्जियां उड़ाई गई, इसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने स्पीकर पर भी इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने इलेक्शन से पहले ही बता दिया था कि हमारी इदारों से बात हो गई है और हमें 2/3 अक्सरियत मिल रही है। हक की बात करो बस फौरन इल्जामात लग जाते हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात में जिस अंदाज में आइन की धज्जियां उड़ाई गई, जिस अंदाज में जर और जोर की बुनियाद पे जीते हुए लोगों को हरवाया गया, जिस अंदाज में बच्चों बेटियों की बेइज्जतियां हुई, ये तारीख में कहीं नहीं हुआ। हवलदार स्पीकर, ये आदमी इलेक्शन से 50 दिन पहले कोयटा आया था। इसने पार्टी से कहा था कि हमारी बात इदारों से तय हो गई है, हमें 2/3 मेजॉरिटी दी जाएगी, फलाना प्रीमियर होगा, फलाना होगा। महमूद का पूछो कि वो किस हल्के से इंतखाब लड़ रहा है। कॉन्फ्रेंस से अपने खिताब में अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि आज हुकूमत को एक बंद कमरे की कॉन्फ्रेंस से खौफ है। नून लीग और पीपल्स पार्टी पहले जमहूरियत की दाई थी, आज इक़्तिदार की दाई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक जमाने में जमहूरियत के दाई थे, आज वो इक़्तिदार के दाई है। आज उनकी हुकूमत दारुल हुकूमत के अंदर एक बंद कमरे में आइन के मामले पर कॉन्फ्रेंस नहीं होने दे रही। इतना खौफ है आज हुकूमत को कि एक कॉन्फ्रेंस भी आज मुमकिन नहीं है। टीका का लॉ भी बना है और काले कानून बने के किस तरह जलसे जुलूसों को यहाँ पर कंट्रोल किया जाए। रात के अंधेरे में आईनी तरमीम हुई है जो आइन की रूह से मुतसादिम है। IMF जैसा इदारा तो वो भी मजबूर हुआ कि आकर चीफ जस्टिस से पूछे कि भाई मुल्क में अदल का निजाम चल रहा है या नहीं चल रहा। यहाँ पर अक्सर कहा जाता है कि जी ये ग्रैंड अलायंस अपोजिशन का है। ग्रैंड अलायंस की बातें बाद में होती हैं, पहले एक मुतफिका सोच चाहिए, एक मुतफिका अमल चाहिए। अपोजिशन क़यादत ने हुकूमत पर कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में रुकावट डालने का इल्ज़ाम भी लगा दिया है और कॉन्फ्रेंस के बाद शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि जिस होटल में कॉन्फ्रेंस के लिए बुकिंग की गई है उस होटल को इंतजामिया की जानिब से जुर्माने की धमकी दे दी गई है, जिसके बाद होटल इंतजामिया ने हमें कल कॉन्फ्रेंस के लिए जगह देने से मुआतरत कर ली है। जबकि अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि मैं इस पर चीफ जस्टिस का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। पिछले एक हफ्ते से हम कोशिश कर रहे थे कि कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पर कॉन्फ्रेंस की जाए। पहली जगह सेलेक्ट हुई, वहाँ इंतजामिया ने होटल को मना करा दिया। दूसरी जगह सेलेक्ट की, वहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर क्रिकेट टीम गुजरती है तो यहाँ पे आप कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। कल सुबह एक जगह सेलेक्ट की, वहाँ भी AC साहब, मजिस्ट्रेट साहब, पुलिस और पता नहीं और कौन कौन लोग वहाँ पर आए और उनको कहा कि ये मार्की सील हो जाएगी अगर आपने ये कॉन्फ्रेंस करने दी। यहाँ पर हमने 2 दिन की बुकिंग कराई। चंद 100 अफराद थे जो एक ऑडिटोरियम में थे, लेकिन हुकूमत ये भी बर्दाश्त ना कर सकी। हमें होटल इंतजामिया ने बताया कि यहाँ पर इंटेलिजेंस के लोग थे या इंतजामिया के लोग थे, जो भी थे, उन्होंने आकर धमकी दी है होटल वालों को कि अगर आपने कॉन्फ्रेंस की तो आप पे करोड़ों का आप पे जुर्माना भी होगा और आपको बंद भी कर दिया जाएगा। होटल की इंतजामिया ने आके हमें बात की, उन्होंने कहा जी कि अपनी मजबूरी का इजहार किया कि जी हम लोगों पे प्रेशर है। पूछा कि किस चीज का प्रेशर, कौन प्रेशर दे रहा है? कि जी आप समझदार लोग हैं, आप समझ जाएं, आएंगे तो हम लोग जरूर। और बराह रास्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मैं हैसियत ऑपोजिशन लीडर दरवाजा खटखटाऊंगा। इस सूरत पर बात करेंगे अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब बहुत शुक्रिया में हमें ज्वाइन करने के लिए। अब अगर कल के लिए कह दिया गया है, जो आप लोगों की तरफ से कहा गया कि होटल आपको ना करने दे कॉन्फ्रेंस, क्या करेंगे आप? देखिए, हमने तो कल सुबह 10 बजे वहाँ पर हॉल बुक किया हुआ है। हम जाएंगे वहाँ पर, फिर देखते हैं कि इंतज़ामिया क्या कहती है और हुकूमत क्या कहती है। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि इतनी कमज़ोर, इतनी खौफज़दा हुकूमत मैंने कम से कम पिछले 37 साल में नहीं देखी, जो एक बंद कमरे में कॉन्फ्रेंस से घबरा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस नहीं होने दे रहे। वो उनकी क्या कमज़ोरी है? ये बड़ी वाज़ेह दलील है कि ना ये हुकूमत मैंडेट रखती है, ना ये सलाहियत रखती है। ये सिर्फ हर मामले में खौफज़दा रहती है और ये हुकूमत ना चल सकती है ना चल सकेगी।
और ना ही मुल्क के मामलात हल कर सकती है। ये मुझे बड़ा वाज़ेह हो गया है इनके इन तमाम हरकतों से। बस अब अगर जब आप ये कह रहे इससे ये वाज़ेह हो गया आपको, तो वो अभी तक हुकूमत ऐसे ही चल रही है। जब आपको वो बंद कमरे में कॉन्फ्रेंस नहीं करने दे रहे हैं तो एहतजाज कैसे करने देंगे? आप लोगों ने पिछली एक डिनर के बाद मुतालबा किया था कि हुकूमत मुस्ताफ़ी और फौरी इलेक्शन कराए, उन्होंने उस मुतालबे को लिफ्ट भी नहीं कराई, तो वो प्रेशर लेंगे या वो इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे? देखिए, अपोजिशन अपने मौक़िफ़ का इज़हार करती है, हुकूमत को उस पर गौर करना चाहिए कि हमारे क्या हालात हैं, ये मुल्क की अपोजिशन क्या बात कर रही है। ये दोनों मिलकर जमहूरियत चलाते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि आप अपोजिशन को दीवार से लगा दें और मुल्क चलता रहे। यही मामला इमरान खान साहब के ज़माने में था, उनका भी यही रवैया था कि अपोजिशन को दीवार से लगाए रखें। उस वक़्त जो आज इक़्तिदार में हैं ये वही बातें करते थे जो आज मैं कर रहा हूँ। सिर्फ इस मुल्क में दो लोग हैं, महमूद खान अचरजई और मैं, जो उस वक़्त भी यही बात करते थे, आज भी यही बात करते हैं कि खुदा के लिए इस मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक चलाएं, रूल ऑफ लॉ लेकर आएँ, इस मुल्क के मामलात हल करें। लेकिन उस वक़्त PTI के इक़्तिदार की हवस थी, आज हमारे दूसरे भाइयों के इक़्तिदार की हवस है। तो भाई साहब कमज़ोर साबित हुए। तो भाई साहब इस बात की क्या गारंटी है कि आप दोनों फिर वहीं खड़े होंगे और आपके साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी खड़े होंगे और तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में होगी और आप यही बात कर रहे होंगे? पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है लेकिन हम कम से कम अपनी जगह पर खड़े हैं कि हमें बड़ी वजाहत है कि इस मुल्क का निज़ाम आइन पर सिर्फ और सिर्फ आइन पर जब चलेगा आपके मामलात हल होंगे। मुझे उम्मीद है कि PTI कम से कम जो साबका उसका रवैया था उसको तब्दील करेगी, हमारे बात को समझेगी कि इस मुल्क का निज़ाम जब तक आइन के मुताबिक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही उनके मसाइल का भी हल है, यही मुल्क के मसाइल का भी हल है। अच्छा, मगर अब तहरीक इंसाफ तो ये ऐलान कर चुकी कि ईद के बाद मुल्क गिर एहतजाज होगा, दीगर जमातों से आके भी वो मिल रहे हैं और ज़ाहिर आपके प्लेटफॉर्म से वो गालिबन एहतजाज करना चाहते हैं कि जी एक ग्रैंड अलायंस के तहत एहतजाज हो। क्या इस नतीजे पर पहुँच गए आप या अभी बहुत कुछ तय होना बाकी है? नहीं, देखें, ये तो ग्रैंड अलायंस नहीं है, तो एक कॉन्फ्रेंस थी एक नुक्ते पर, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर। उसके बाद हमने कोशिश ये कर रहे हैं कि कम से कम जो नुकात जिन पर इत्तफाक हो सकता है अपोजिशन का, वो इत्तफाक हो और अपोजिशन एक मुतफ़िका सोच रखे और उसके मुताबिक चले। क्योंकि पिछले एक साल में जहाँ हुकूमत ने कोई काम नहीं किया वहाँ अपोजिशन ने भी कोई काम नहीं किया। अपोजिशन का एक रोल है, हम उस रोल को डिफ़ाइन करना चाहते हैं। अगर PTI एहतजाज उसका हक़ है, वो एक बड़ी जमात है, वो एहतजाज करना चाहते हैं सड़कों पर, तो उनकी ये मर्ज़ी है, उनकी अपनी सोच है, उस पर एहतजाज करें, हमें कोई उससे ताल्लुक़ नहीं है। साहब, जब बात हुई थी पिछले एक डिनर के बाद, तब भी आपने कहा था कि अभी कोई ग्रैंड अलायंस नहीं बना है, ज़ाहिर बात आगे होगी, कुछ बातों पर इत्तफाक होगा। तो कौन से नकात हैं जिस पर इख्तिलाफ है कि इत्तफाक अभी तक नहीं हुआ है और ये नहीं तय हुआ कि ईद के बाद किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा? देखिए, हम तो पार्लिमान में नहीं हैं, लेकिन जो जमातें पार्लिमान में हैं उनके आपस में बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सोच पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फ़िक्र पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अपनी सियासत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनकी आपस में इलेक्शन लड़ा हुआ है उन्होंने, तो हमने यही कहा कि उस मामले जहाँ इख्तलाफात हैं वो एक तरफ रहने दें, जिन चीज़ों पर हम इत्तफाक कर सकते हैं हम बैठते हैं, इत्तफाक करते हैं और अपना अपोजिशन का रोल अदा करते हैं। तो ये हमारी सोच है, इसी पर हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम सोच में इत्तफाक हो और अपोजिशन में रोल अदा कर सके। मतलब जो बुनियादी इख्तलाफ है वो तो तहरीक इंसाफ और JUI का है, और आपने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि इख्तलाफात हैं मगर कोशिश की जाएगी कि इख्तलाफात दूर कर कर एक मुत्तफ़िका प्लेटफॉर्म बने। क्या वो अभी तक दूर नहीं हो पा रहे हैं इख्तलाफात? जी, वो दूर नहीं हुए, बातचीत उनकी हुई है, 2-3 मीटिंग्स हुई हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब हैं और मेरे ख्याल साहब का स्पीकर साहब हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है। तो बहरहाल वो थोड़ा प्रोसेस लंबा है क्योंकि उन्होंने मशवरा करना होता है इमरान खान साहब से जो जेल में है, तो प्रोसेस लंबा हो जाता है। हमने उनको कहा कि वो मामला आप एक तरफ चलने दें, इख्तलाफात दूर करने की कोशिश करें, लेकिन जिन नुकात पर अपोजिशन इकट्ठी हो सकती है वो ज़रूर करें ताकि मुल्क में जमहूरियत जो है उसको तक़वियत मिल सके। और कल क्या JUI की रिप्रेजेंटेशन होगी आपकी कॉन्फ्रेंस में? जी, मुझे बताया गया है कि गफूर हैदरी साहब आएंगे और शायद मौलाना साहब भी जूम या किसी और लिंक पर वो भी तकरीर करेंगे।
वो शायद कतर में है, सऊदी अरब में है, वहाँ से करेंगे। साहब, अगर मौलाना आपके साथ होते हैं तो हुकूमत को एक तो पहले तो हुकूमत ज़ाहिर ये दावा करती है कि मौलाना हमारे साथ रहेंगे, मौलाना कहीं नहीं जाएंगे, मगर फिर इस उम्मीद का भी इज़हार करती है कि मौलाना अगर अपोजिशन के साथ भी जाएंगे तो वो एहतजाज इस किस्म का नहीं होगा कि जिसमें हो कि जी कफन बांध के निकले हैं या फिर जिसमें वायलेंस हो। ये इस बात की तवक्को की जाएगी हुकूमत की तरफ से कि ये एक एहतजाज जमहूरी अंदाज में होगा। हुकूमत को जब ये उम्मीद है तो फिर क्या आप हुकूमत को कमज़ोर कर पाएंगे एहतजाज के ज़रिए? देखिए, एहतजाज उतना ही जमहूरी होता है जितना हुकूमत का रवैया जमहूरी होता है। तो मौलाना साहब का अपनी एक सोच है, ये बात की बात है। एहतजाज, सड़क की जो एहतजाज है, ये बात की बात है। अभी तो सोच पे इत्तफाक करें, अपना रोल जो पार्लियामान के अंदर है, पार्लियामान से बाहर है, उसको अदा करें, मुल्क के मसाइल की बात करें, हल की बात करें, जमहूरियत की बात करें। जो सड़क की मामला तो आखिरी हरबा होता है। अच्छा, और इस सब में क्या आप चाहेंगे कि हुकूमत को भी इंगेज करके हुकूमत से भी बात की जाए? क्योंकि तहरीक इंसाफ का कहना है कि अब हुकूमत को इंगेज करने का फ़ायदा नहीं, हमने बात करके देख ली। वो चीफ जस्टिस को ख़त लिख रहे हैं, आर्मी चीफ को ख़त लिख रहे हैं। आप क्या चाहेंगे, किस लेवल पर इंगेजमेंट हो? देखिए, ये उनकी अपनी सोच थी ख़त लिखना, मुझे उससे इत्तेफाक नहीं है। ख़त अगर लिखना है, ये उनकी मर्ज़ी है, जिसको मर्ज़ी ख़त लिखें। ख़त लिखना तो पाकिस्तान के अवाम को लिखें, हक़ाइक़ उनके सामने रखें। इसके अलावा हुकूमत को किस बात पे इंगेज करेंगे? हुकूमत को बिल्कुल आइन की बालादस्ती की बात करें, बिल्कुल एंगेजमेंट हो सकती है। रूल ऑफ लॉ की बात करें, एंगेजमेंट हो सकती है। लेकिन जिस हुकूमत का रवैया और रूल ऑफ लॉ की डेफिनेशन ये हो कि वो एक कॉन्फ्रेंस ना करने दे दारुल हुकूमत के अंदर, जिस पर आज पूरी दुनिया के अंदर रिपोर्ट हुआ है कि मुल्क की अपोजिशन कॉन्फ्रेंस कर रही है और हुकूमत उसको रोक रही है। और साहब, तो ऐसी सूरत में जब आप ये कहते हैं कि इनके पास ये खौफजदा होने की अलामत है कि कॉन्फ्रेंस नहीं होने दे रहे, ना मैंडेट है ना सलाहियत है, इसलिए निज़ाम नहीं चल सकता। अब मसला है कि निज़ाम इसी तरीके से चल रहा है कि चाहे अदालतें हों, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, उसको कंट्रोल कैसे करके आगे बढ़ा जाए। तो आप कैसे इस निज़ाम को तोड़ पाएंगे जब आप इस उम्मीद का इज़हार करते हैं कि निज़ाम नहीं चल सकता? देखिए, अवाम की राय कंट्रोल नहीं होती, जमहूरियत में कंट्रोल्स नहीं होते, ये अमरीत में कंट्रोल्स होते हैं। जमहूरियत ओपननेस प्रोवाइड करती है, हर एक को बात करने का मौका देती है, हर एक की अपनी राय के इज़हार का मौका देती है। जब आप अवाम की सोच की नफ़ी करेंगे, अवाम की राय की नफ़ी करेंगे, अवाम की राय को दबाने की कोशिश करेंगे, ये नाकामी की दास्तान है। ये बहुत से लोगों ने कोशिश की, हमेशा नाकाम हुए। वैसे नाकाम हुए, मगर अपना अपना लंबा टाइम भी गुजारा। पाकिस्तान में तो मार्शल लॉ तक रहे हैं, 8-8 साल, 10-10 साल उन्होंने भी अपना टाइम गुजारा। तो आपके नज़र में वक्त कितना है कि इतने वक्त बाद ये नहीं चल पाएगा, या आप लोग क्या कर पाएंगे इसे कम वक्त में ख़त्म करने के लिए? देखिए, टाइम गुजारना मुल्क की नाकामी होती है। टाइम गुजारना कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है। बहुत से लोगों ने टाइम गुजारा है, मुल्क का वक्त ज़ाया किया है। आज भी मुल्क का वक्त ज़ाया हो रहा है। जितनी जल्दी आपको ये एहसास होगा, जब आपको मुल्क का एहसास होगा, तो आपको नज़र आएगा कि रास्ता क्या है सारे मामले से निकलने का। आज हमारा मुल्क गैर मामूली हालात हैं हर हवाले से। आज आपको एक गैर मामूली अमल, गैर मामूली सियासत की ज़रूरत है मुल्क के अंदर, वो बदकिस्मती से नज़र नहीं आती। तो वक्त गुजारने से मेरा कम अज़ कम कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने 37 साल ज़िंदगी गुजार दी है और उसमें से 30 साल के करीब अपोजिशन में गुजारे हैं। मुझे कोई इस पर शर्मिंदगी नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई मुझे सेकंड ओपिनियन नहीं है। लेकिन असूलों पर कायम रहना पड़ेगा, जमहूरियत की बात करनी पड़ेगी, आइन की बात करनी पड़ेगी, रूल ऑफ लॉ की बात करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया शाहिद खान भाई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। दूसरी तरफ चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच आप नाजरीन इस वक्त हिस्ट्री बनते देख रहे हैं। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर दिया है। आज ज़बरदस्त कमबैक किया अफगानिस्तान ने 37 रन पर 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद, और उसके बाद हमें इंग्लैंड को हराता नजर आया है। क्लोज मैच के बाद 8 रन से शिकस्त दी है अफगानिस्तान ने। इंग्लैंड बाहर हो गया है टूर्नामेंट से। इब्राहिम ज़ादरान, जिन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की तरफ से पहली सेंचुरी स्कोर की थी, वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी पहली सेंचुरी स्कोर करने वाले अफगानिस्तान की तरफ से प्लेयर बने हैं। 177 रन बनाए, 146 गेंदों का सामना किया, ज़बरदस्त मुकाबला किया, और अफगानिस्तान अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करने के लिए उसे अब ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। मगर इंग्लैंड को वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर चुका है। इंग्लैंड ने 350 रन बनाकर शिकस्त खाई थी ऑस्ट्रेलिया से, और आज 325 रन के ताकुब में 8 रन से शिकस्त खाई है अफगानिस्तान से। 37 रन पर 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद जबरदस्त कमबैक
आखिर के 20 ओवर्स में 200 रन बनाए, आखिर के 10 ओवर्स में भी जबरदस्त 113 रन बनाए अफगानिस्तान ने, जिसकी वजह से आज वो इंग्लैंड को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर करने में कामयाब हुआ है। हमारे साथ साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब मौजूद हैं, अहमद शहजाद मौजूद हैं। राशिद भाई, जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। जो इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था उसमें भी अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को हराया था, वर्ल्ड कप से बाहर हुआ था इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया से भी टफ फाइट के बाद हारा था, आज इंग्लैंड को बाहर कर दिया है जबरदस्त कमबैक के साथ। बहुत बड़ी कामयाबी है अफगानिस्तान के लिए, अफगानिस्तान नेशन के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है ये। और इन्होंने वर्ल्ड कप 23 में भी हराया था। और अफगानिस्तान को अगर देखा जाए तो वर्ल्ड कप 23 में बहुत ही उम्दा कारकर्दगी दिखाई थी, सिर्फ एक मैच की वजह से सेमीफाइनल क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। लेकिन आज जो किया इन्होंने, बहुत अमेजिंग बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, और मुश्किल कंडीशन में फील्डिंग करनी पड़ी जहाँ पे ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा था और स्पिनर ज़्यादा थे इनके पास। अफगानिस्तान जिस तरह फाइट करती है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टीम है, क्योंकि अगर मैच से पहले देखा जाए या टूर्नामेंट से पहले देखा जाए तो काफ़ी टीम ने अफगानिस्तान से खेलने से मना कर दिया था, जिसमें आज बटलर का भी बयान था कि जो चीज़ सलूक वहाँ पे ख्वातीन के साथ क्रिकेट में किया जा रहा है या जैसे किया जा रहा है, हम बाइकआउट करना चाहते थे लेकिन नहीं करते। अफगानिस्तान वो कौम है जिसको गैरत ना दिलाई जाए, स्किल में बहुत पीछे है वो। आज उन्होंने वो किया जो शायद इंग्लैंड ने सोचा भी नहीं था। और 3 टूर्नामेंट में लगातार इंग्लैंड, जिसने बेसबॉल स्टार्ट की, सबसे उम्दा क्रिकेट जो तेज खेलते थे इंग्लैंड, उनको हर फॉर्मेट में डिफीट हो रही है। ये इंग्लैंड के लिए भी और जॉस बटलर के लिए भी सोचने का मकाम है। अहमद, आप बताइएगा, जबरदस्त फाइट किया आज अफगानिस्तान ने, 37 रन पर 3 आउट, उसके बाद रन रेट का मोमेंटम बरकरार रखा, 325 रन बनाए और उसके बाद हराया भी इंग्लैंड को बाहर कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी से। जी बिल्कुल, जिस तरह राशिद भाई ने बोला, क्योंकि राशिद भाई ने उनके साथ काम भी किया हुआ है, उनको एक्सपीरियंस भी है उनका। ये टीम बड़ी यूनिटी के साथ खेलती है, बड़ा यूनाइटेड होकर खेलती है। बेशक इनके स्किल लेवल या इनका कॉम्बिनेशन उस तरह का नहीं है जो बाकी शायद इंग्लैंड का हो, लेकिन इनमें जीतने की चाह बहुत ज्यादा है। ये बड़े मेहनती लोग हैं, ये चाहते हैं कि अपने मुल्क की क्रिकेट ऊपर लेके जाए। टीम के लिए खेलते हैं, अपने लिए नहीं खेलते हैं। और जो लोग टीम के लिए खेलते हैं, पैशन के साथ खेलते हैं, रिजल्ट फिर इसी तरह के आते हैं। कोई सोच भी नहीं रहा था यहाँ पे, मतलब जब हमारी से बात हो रही थी किसी की भी, सब नहीं इंग्लैंड तो हरा ही देगा, लेकिन नहीं, अफगानिस्तान ने आज बहुत सारे लोगों को गलत साबित किया है। जो परफॉर्मेंसेज आज अफगानिस्तान ने दी हैं ये हिस्टोरिक हैं और ये सदियों याद रखी जाएंगी। अब जिस फॉर्म के अंदर अफगानिस्तान आ गया है, आई थिंक एक मैच और जीतेंगे, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली मुझे अभी भी लगता है, क्योंकि जब मेरे से पहले पूछा गया था कि आपकी फेवरेट 4 टीमें कौन सी हैं, मैंने उसमें एक अफगानिस्तान का नाम बिल्कुल लिया है। और वो इसी वजह से लिया है क्योंकि मुझे लगता है कि ये डेंजरस टीम है एशिया के अंदर, और यू नेवर नो कि अगला मैच जीत के ये सेमीफाइनल में भी आपको क्वालिफाई होता हुआ नजर आए। एक तरफ राशिद भाई जबरदस्त परफॉर्मेंस नजर आ रही है, जो हार रहे हैं वो भी मुकाबला कर हार रहे हैं। अफगानिस्तान जैसी टीम जीत रही है, पाकिस्तान बाहर हो गया। आज आकिब जावेद साहब ने इस हवाले से एक्सप्लेनेशन भी दी, उन्होंने ये भी कहा कि ये प्लेयर्स ना हो तो कौन हो। फिर इन प्लेयर्स के मुस्तकबिल के हवाले से सवाल हुआ, उस पर भी उन्होंने जवाब दिया। आप फिर इस एक्सप्लेनेशन को कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेट के बैकग्राउंड में? देखिए, जो अहमद ने बात की टीम की, ये टीम गेम है। वहाँ पे सबसे बड़ा प्लेयर राशिद खान है, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा होगा। वहाँ पे इब्राहिम नज़र आया, वहाँ गुरबाज नज़र आया, वहाँ गुलबदीन नज़र आया। ये टीम वर्क है, रहमत है, वहाँ पे गुलबदीन नायब है। तो ये एक टीम कल्चर है जो कि उन्होंने अडाप्ट कर लिया है। शायद हमारे पास मिसिंग है, हमारे पास अच्छे प्लेयर हैं, हमने जमा किए हुए प्लेयर, हमारी टीम नहीं बन पा रही। बस यही फ़र्क है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टीम में। बल्कि तमाम कंट्रीज़ में देखते हैं तो अफगानिस्तान मेरे ख्याल से फाइटिंग में अगर देखा जाए तो बेस्ट टीम इस वर्ल्ड क्रिकेट में उभर के सामने आई है। बल्कि काफ़ी टाइम से वक्त वो T20 में डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे और जीतते भी रहे थे। कोई टूर्नामेंट जीता नहीं, सेमीफाइनल फाइनल तक आ सकते हैं वो, लेकिन अभी भी उनको ये उनका हल नहीं है कि आज मैच जीत गए, लेकिन उनको अभी लंबा सफ़र तय करना है। आने वाले 5 साल मेरे ख्याल से दुनियाई क्रिकेट पे अफगानिस्तान बहुत राज करेगी। जी अहमद, मैं आपका भी कोई कमेंट चाहूंगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आपने अभी आकिब भाई की बात की कि पाकिस्तान के कोच जो हैं वो मतलब हमारे यहाँ एक्सक्यूज ही नहीं खत्म हो रहे। यहाँ पे कौम के हालात इस तरह है कि पहले राउंड से 4 दिन के अंदर डिफेंडिंग चैंपियन बाहर हो गए हैं। और अभी मैं पाकिस्तान के हेड कोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, वो हंस रहे थे जहाँ पे जो कौम है वो गम में मुब्तला है, और पाकिस्तान के कोच हंस रहे थे और वो ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि हमारी जो सारी टीम है 1-2 के अलावा वो सारे यंग हैं,
तो पूछना उनसे ये था सर कि हमने तो नहीं कहा था, सिलेक्टर भी तो आप ही थे ना, आपने ही सिलेक्ट करने थे, एक्सपीरियंस प्लेयर कर लेते, आप क्यों इंपोर्ट किए आपने बांग्लादेश प्रीमियर लीग से 5 प्लेयर बिल्कुल पहले, आपने ओपनर्स क्यों नहीं डाले, आपने उसामा मीर को क्यों नहीं डाला, सारी जो आपने इन्वेस्टमेंट थी अब्बास अफरीदी पे की, आपने जो है ना आमिर जमाल पे की, आपने फहीम को डाल लिया, फिर आपके सीनियर प्लेयर्स जो थे उनके बल्ले तो नहीं ना हमने पकड़ लिए थे यार, एटलीस्ट आप और कुछ ना करें, जिस तरह हम बोलते हैं ना कि हाथ उठा के अपनी डिफीट को वो एक्सेप्ट करें और लेके आए, बताएं सामने आके लोगों को यार ये 6-8 लोग थे, ये 7-8 इवेंट्स खेल गए हुए हैं, इन्होंने अपनी पीक की क्रिकेट खेल ली है, नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। अनफॉर्चुनेटली एक दफा फिर पाकिस्तान के हेड कोच की तरफ से एक्सक्यूजेस भरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के लिए मिली और उसमें उनको हंसता देख के पाके पूरी कौम के दिल जो है मायूस हुए। बहुत शुक्रिया। एक तरफ अफगानिस्तान को जीत की खुशी की खबर मिली है, पाकिस्तानी शायकीन को एक्सक्यूजेस मिल रहे हैं, पाकिस्तान की टीम ने बुरा परफॉर्म किया, आउट हो गई है, इंग्लैंड भी आज आउट हो गया है, अफगानिस्तान को ऑस्ट्रेलिया को हराना है अगर सेमीफाइनल में पहुंचना है। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं, बात जारी रखें। ओपोजिशन आगे बढ़ने की बात कर रही है, कह रही है कि कुछ नकात पर हमारा इत्तफाक हो जाएगा या हो सकता है, मगर साथ ही हुकूमत से कह रही है कि हुकूमत खौफजदा है। हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब, मुजना साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, ये ना कोई जलसा ना कोई एहतजाज, एक होटल में कॉन्फ्रेंस, उसमें भी होटल को ये कह दिया गया, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आपने कल ये कॉन्फ्रेंस नहीं होने देनी है वरना आप पर जुर्माना आयद किया जाएगा। वो कह रहे हैं हुकूमत के पास ना मैंडेट है ना सलाहियत है, इसलिए हुकूमत खौफजदा है, इस तरह निज़ाम नहीं चल सकता। नहीं, ये किस होटल वाले ने कहा है कि उसे हुकूमत ने कहा है कि वो वहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद ना करवाए? यानी अगर अपोजिशन जो है या अपोजिशन के जो रहनुमा हैं वो सच बोल रहे हैं या सच बोलने की हिम्मत रखते हैं तो वो सच बोले ना, बताएं कि किसने मना किया है। मतलब जहाँ पर आज फर्द ने, जहाँ पर आज उन्होंने, मिनिस्टर ने, किस ऑफिसर ने मना किया है? तो आप ये कह रहे हैं कि मना नहीं किया, मना नहीं किया या मना नहीं किया, तो यानी कल वो कल कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है, वो कर लें, कुछ नहीं रोका जाएगा, होटल को भी कोई ऐसी बात नहीं कही गई है। नहीं, मैं कहता हूँ कि या तो किसी होटल वाले ने जो अपने पास से बात बना दी होगी कि जी मुझे मना किया गया है, वो होटल वाला खुद चाहता होगा कि मैं ये कॉन्फ्रेंस ना करवाऊँ, ये कॉन्फ्रेंस जो है वो उससे वो मुतफिक नहीं होगा, या फिर जो है अगर उसे किसी हुकूमत के फ़र्द ने कहा है तो वो बताए कि किसने कहा है। अगर इनको पता है तो ये बताएं, मतलब अगर सच बोले ना, इनको भी पता है हुकूमत ने नहीं मना किया। तो साहब अगर होटल ने ना देना होता तो पहले दिन के लिए भी ना देता ना, 2 दिन के लिए उन्होंने बुकिंग की है तो पहले दिन के लिए दे दिया, अगर मुत्तफिक ना होता। दूसरे दिन आप कह रहे हैं मना नहीं किया, कल ये जाएं और कॉन्फ्रेंस करें, होटल को कोई नहीं मना किया गया। जी बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से किसी ने, अगर हुकूमत की तरफ से किसी ने मना किया तो ये बताएं कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से लेके कमिश्नर इस्लामाबाद, उसके बाद फिर मिनिस्टर्स हैं, उसके बाद बाकी लोग हैं, किसी ने अगर उस होटल को राब्ता करके कहा है कि जी इनकी कॉन्फ्रेंस ना होने दी जाए तो ये बताएं, उससे मालूम करते हैं उससे। और राज साहब एक बात और, ज़ाहिर है अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, शाहिद खान अब्बासी साहब, और उन्होंने ये बात तस्लीम की कि अभी तक इख्तलाफ है मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई के दरमियान, अभी तमाम नकात पर इत्तफाक नहीं हुआ, ग्रैंड अलायंस की बात बाद में आएगी, अभी तक ग्रैंड अलायंस नहीं बना है। हुकूमत क्या कोई सियासी कोशिशें भी करेगी इसको रोकने के लिए, क्योंकि अभी तक उन दोनों का इत्तफाक नहीं हुआ, मगर मौलाना ने क्या आपको कमिटमेंट दी इत्तफाक होगा भी नहीं? नहीं, देखें, अदम इत्तफाक की हुकूमत कोई कोशिश नहीं करेगी। अगर अपोजिशन की जमातों का कोई इत्तेहाद बनता है, आखिर उस इत्तेहाद के बनने के बाद उनका कोई एजेंडा होगा, उनका कोई लाहे अमल होगा, तो कम से कम जब एक सियासी इत्तेहाद बनेगा उसकी सरबराही जो है वो शाहिद खान अब्बासी साहब कर लें, मौलाना फजलुर रहमान साहब कर लें, महमूद खान अचकज़ई साहब कर लें, तो इन लोगों के उसके दरमियान होने से जो है वो सैनिटी प्रिवेल करेगी, हिकमत प्रिवेल करेगी, सियासी गुफ्तगू होगी,
वो इत्तेहाद जो है वो उस इत्तेहाद से जो इस वक्त बरसे इक़्तिदार है उससे बैठ के गुफ्तगू कर सकेगा, डायलॉग हो सकेगा, उस डायलॉग के नतीजे में मामला जो हैं वो रिजॉल्व हो सकेंगे। ये जो है कि जी ना तो डायलॉग करना है, ना मीटिंग्स करनी है, इस्लामाबाद पे चढ़ाई करनी है, सर से कफन बांधना है, घर वालों को जनाजा पढ़ने की तलकीन करके नहीं, इससे तो कम से कम जो है वो अफाका होगा ना। इसलिए हम तो समझते हैं कि ये एक पॉलिटिकल अमल है और अपोजिशन अगर कोई इत्तेहाद वजूद में लाती है और उसके बाद अपना एक लाहे अमल या एक एजेंडा फिक्स करती है तो उसके ऊपर हमारे साथ बैठ के गुफ्तगू करें। मतलब यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर ये इत्तेहाद हो जाता है जिसमें महमूद खान अचकज़ई हो, शाहिद खान अब्बासी हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, तो ये कम से कम एक इंगेजमेंट का रास्ता ही खोलेगा, बजाय इसके कि जो तहरीक इंसाफ से आपकी इंगेजमेंट नहीं हो पा रही है या हुई थी तो वो कामयाब नहीं हो सकी। शाहज़ेब बिल्कुल ऐसे ही होगा। ये मैं आपको यानी यकीन दिलाता हूँ कि ये लोग जो हैं जिनका मैंने नाम लिया या कुछ और लोग भी हैं जो कि मामला फ़हम है, ये लोग अगर आगे आएंगे तो फिर कम से कम जो है वो एक सैनिटी जो है वो प्रीवेल करेगी, एक पॉलिटिकल सेंस जो है वो प्रीवेल करेगी और फिर पीटीआई को भी तो पाबंद होना पड़ेगा ना। ये तो नहीं है कि उनमें से जितने भी उनके लीडर्स हैं सेकंड दर्जे की लीडरशिप है उनसे किसी से बात करें, वो कहते हैं कि जी हम क्या करें, हमारी तो सुनता ही कोई नहीं है। अगर हम ये बात करें मामला फहमी की तो अगली दफ़ा मुलाकात की जो लिस्ट होती है उसमें से हमारा नाम ही काट दिया जाता है, हमारी मुलाकात ही नहीं होती। मतलब मगर इस सूरत में इमरान खान साहब को भी वहाँ पे वो लोग मिलते हैं जो शायद उनको वही रास्ता जो है वो दिखाते और समझाते हैं कि जो है वो यानी घिराओ जलाओ की तरफ है। साहब अब जुनैद, अगर ये 24 नवंबर को कोई मामला फहमी कर दे, कोई हिकमत से काम लेते और ये संगजानी जाके जो है वो बैठ जाते तो मैं समझता हूँ कि वो बड़ा बेहतर होता। साहब अब खान साहब से तो वो लोग मिलते हैं जिन्हें मुलाकात की आगे भी इजाज़त दी जाती है। बैरिस्टर गौहर को, दीगर रहनुमाओं को जुनैद अकबर साहब मिलने गए थे, उन्हें भी नहीं मिलने दिया गया। तो अब ये तो हुकूमत के हाथ में है, हुकूमत खुद अलाउ कर रही होती है, डिसअलाउ कर रही होती है। अगर अंदर से किसी को इजाज़त हो भी तब भी नहीं मिलने दिया जा रहा होता। नहीं, वो लोग जो कहते हैं कि जी हमें भेजें हम बात करते हैं, तो वही लोग फिर जो है वो आगे जाते हैं और उसके बाद जो है वो फिर वापसी पे आके जो उनका तरीक़ाकार होता है वो आपके सामने ही है। इसमें अगर उन्होंने कोई फ़ैसला करना है तो वो ख़ुद भी कह सकते हैं कि भाई आप 2 लोग आए हैं या आप एक आदमी आया, फलां को भी लेके आए। तो वो जो फ़ैसला डी चौक आने का हुआ था 25 और 26 की रात को, वो हमें मालूम है कि वो किस तरह से हुआ और उसमें कौन कौन लोग जो है वो शामिल थे और कौन लोग जो नहीं चाहते थे कि ये मामला जो है ये कोई सुलझाव की तरफ जो है वो चला जाए। ये सारी चीज़ें जो है सभी के सामने हैं। उस पर तो पार्टी के अंदर से भी मौक़िफ़ आ चुका, मगर आप ये कह रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ कॉल दे रही है कि ईद के बाद मुल्क गिर एहतजाज होगा, वो अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस की सूरत में हो रहा हो, इसका आपको इम्कान नज़र नहीं आ रहा? नहीं, देखें, एक ऐसा एहतजाज जो कि वायलेंट ना हो, जो कि कानून आइन के दायरे में हो, उस एहतजाज से तो कोई नहीं रोकता। वो जमहूरी हक है, किसी जमात को भी जो है वो नहीं रोका जाता। लेकिन पीटीआई का मामला जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। पीटीआई वो जमात है कि जिसने जलसे किए, जिसने एहतजाज किए और उसके बाद 9 मई किया, और अब भी इनके जो जलसों में तकारीर होती हैं, जो इनकी तैयारी होती है, वो सारी 9 मई से जो है वो तरीक़ाकार के ऊपर होती है। तो ये डिफरेंस है। अगर ये लोग जो है वो किसी इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे तो कम से कम जो है इनसे ये तवक्को की जा सकेगी कि ये एहतजाज करेंगे तो जमहूरी तरीक़ाकार से करेंगे। और अव्वल तो ये है कि एहतजाज से पहले बैठ के कब गवर्नमेंट ने इनकार किया मामलात के ऊपर जो है वो बात करने से। वज़ीर आज़म ने ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस आके सबसे हाथ मिलाया, हाल अहवाल पूछा और उसके बाद कहा कि जी आएँ बैठें। चार्टर ऑफ इकॉनमी से लेके जेल तक जिस मसले के ऊपर आपने बात करनी है, मैं आपके साथ बैठने बात करने को तैयार हूँ। क्या जवाब दिया उस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब साहब ने?
साहब बहुत शुक्रिया। राना सरोवर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत परेशान नहीं हो रही है, बल्कि ये बात करिए अगर एक ग्रैंड अलायंस अपोजिशन का बन जाता है तो मुज़ाकरात के लिए भी और प्रोटेस्ट के लिए भी एक जमहूरी तरीका होगा जिससे हुकूमत परेशान नज़र नहीं आ रही है। अब देखते हैं आगे मामला कैसे बढ़ते हैं। खुद तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफ, अब शेर अफजल मरवत साहब को फारिग कर दिया गया है इमरान खान साहब की तरफ से, उनके अकाउंट की तरफ से ट्वीट भी कर दिया गया है। क्या कहेंगे मरवत साहब, क्या करेंगे मरवत साहब? एक ब्रेक के बाद उनसे पूछते हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी अपनी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है और रहनुमाओं की एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने शेर अफजल मरवत के बारे में कहा था कि वो पार्टी से बाहर हो चुके हैं। ये दो टोक फैसला है। जो शख्स पार्टी में आना चाहता है उसे अपनी ज़बान को लगाम देना होगा। और आज जब सलमान अकरम राजा से सहाफ़ी ने सवाल किया कि कौम को वो लोग मुत्तहिद कर रहे हैं जो खुद आपस में मुत्तहिद नहीं हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि पार्टी बिल्कुल मुत्तहिद है। ऐसे लोग होते हैं जो हर जगह एतराज़ करते हैं लेकिन उनकी कोई हैसियत नहीं है। जब आपने मुत्तहिद होने की बात की, कौम मुत्तहिद हो जाएगी, क्या वो रहे हैं जिनकी अपनी पार्टी मुत्तहिद नहीं है, ऐसा तदाद क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल पार्टी मुत्तहिद है। देखिए होता ये है, कोई एक दो बंदे बात करते हैं, मीडिया में आप उनको ला के बिठा देते हैं, उससे एक तासुर पैदा किया जाता है कि पार्टी मुत्तहिद नहीं है। बिल्कुल मुत्तहिद है। होते हैं लोग हर जगह जो एतराज़ करते हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं होती। पार्टी बिल्कुल मुत्तहिद है। इसके अलावा आज एक्स पर इमरान खान के अकाउंट से भी पोस्ट किया गया है कि पार्टी डिसिप्लिन की बहुत अहमियत है। जंग बाहर वालों के खिलाफ होती है, अपने लोगों के खिलाफ बात करके और असल मौज़ूआत से तवज्जो हटाकर दूसरी जमातों का एजेंडा परवान चढ़ता है। मेरे बार बार मना करने के बावजूद शेर अफजल मरवत बयानात देने से नहीं रुका, इसीलिए उसको पार्टी से निकाला गया है। हमारे साथ शेर अफजल मरवत साहब मौजूद। मरवत साहब बहुत शुक्रिया हमें शो ज्वाइन करने के लिए। आप ज़ाहिर है बार बार सवाल उठा रहे थे कि मुझे मेरी पार्टी बताए कि मुझे क्यों निकाला, और आपके हक में पार्टी के अंदर से भी आवाज़ें उठी। जुनैद अकबर साहब ने आपके हक में बात की, अली मोहम्मद खान ने कहा कि आपको सुना जाए, शेर आफरीदी साहब ने बात की। आप ये भी इशारा आप गालिबन आपने भी दिया कि शायद इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात होगी, मगर आपसे मुलाकात किए बगैर सलमान अकबर राजा साहब ने अनाउंस किया है इमरान खान साहब से मुलाकात करके कि हतमी फैसला है, और उनके अकाउंट से पोस्ट भी हो गया है। जी बहुत शुक्रिया। ये अगर ऐसे फैसले हतमी हैं जिसमें ना मुझे सुना गया, ना मुझे किसी चीज़ से कन्फ्रंट किया गया, और यकतरफा तौर पे फ़ैसले जो हैं वो गैबत और चुगलखोरी पे करवाए गए, और फिर ये कहना कि ये फ़ैसला अटल है, यानी अपील और नज़रसानी का भी कोई हक़ नहीं है, तो मेरे ख़्याल में हमें दूसरों से या अदालतों से इंसाफ मांगते हुए शर्म आनी चाहिए। इतनी मुतलकुल अनानियत नहीं होती है सियासी पार्टियों में जिस तरह ये गिरोह जो जिन्होंने खान को एसार में लिया हुआ है वो बता रहे हैं। और फिर सलमान अकरम राजा साहब जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनकी कोई हैसियत नहीं है। मैं तो इसी चीज़ पे हमारा तनाज़ा पैदा हुआ कि इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनने की। अगर ये बता दे, रोशनी डाल दे कि क्या ये कानूनी तौर पे सेक्रेटरी जनरल बन सकता है, तो फिर तो हम इसकी हैसियत को तस्लीम करते हैं। बसूरत दीगर जो हैं गैर कानूनी हैसियत वाला शख्स जो है वो कोई मानी नहीं रखता है। जहाँ तक उन्होंने बात की माफ़ी मांगने की या ज़बान बंदी की, मैं तकाजा करता हूँ कि इन जैसे लोगों की ईमा पे चुगलखोरी और गैबत के ज़रिए पार्टी को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया गया, और मेरा डिमांड है कि मुझसे माफ़ी तलब की जाए। मुझे ना मैंने कोई अर्ज़ी भेजी है, न मैं इस बेतौकीरी पे कोई कंप्रोमाइज़ कर सकता हूँ। तो लिहाजा अगर खान साहब का ये फ़ैसला है जो ये बता रहे हैं, तो मैं इस अटल फैसले को कबूल करता हूँ, और फिलवक्त में 3 माह के लिए पार्टी की तमाम सरगर्मियों से लाताल्लुकी का इज़हार करता हूँ। किसी पार्टी की किसी कार्रवाई जलसे जुलूस एहतजाज में मैं शरीक नहीं हूँगा। बतौर एहतजाज ये जो ज़ालिमाना रवैया इन्होंने मेरे साथ अपना रखा है, और अगर 3 माह के दौरान जो हैं इनको एहसास होता है कि ये गलती पर हैं या ज़्यादती का इर्तिकाब किया है, तो मैं ऐसी सूरत में खान के कहने पे जो है अपना फ़ैसला वापस ले सकता हूँ। वैसा मगर इमरान खान साहब
के पास ऑप्शन था कि वो आपसे बात कर लेते। दरमियान में गंडापुर साहब की उनसे मुलाकात हुई है, अगर वो भी आपके हक में उन्होंने बात की होती, खान साहब आपको बुलाकर एक दफ़ा आपका मौक़िफ़ सुन लेते। पार्टी के रहनुमा तो बार बार कह चुके हैं, जब आप कहते हैं कि कानूनी तौर पर ये सेक्रेटरी जनरल नहीं है, पार्टी के रहनुमा कह चुके हैं कि पार्टी का कानून वही है जो इमरान खान साहब का लफ्ज़ है, उन्होंने जो कह दिया वो हतमी है। अब इमरान खान साहब अगर सेक्रेटरी जनरल बनाया हुआ उन्होंने सलमान अकबर राजा साहब को, तो वो हैं। क्या आपका तस्लीम ना करना आपके लिए मसाइल का बाइस बन रहा है, जिसकी वजह से इमरान खान साहब आपसे मिले भी नहीं, पार्टी रहनुमाओं के कहने के बावजूद उन्होंने आपको सुना भी नहीं और अपना फैसला बरकरार रखा? मेरा ख्याल है खान साहब का ही दिया गया सबक है कि हम कोई ग़ुलाम हैं, और खान साहब ने ही कहा है कि अगर मैं भी गलत फ़ैसला करूं तो इस पर भी सवाल उठाएं। जब आईन जो है पार्टी का खान ने बनाया है, उस आईन के तहत और इलेक्शन लॉस के तहत ये हज़रत सेक्रेटरी जनरल नहीं बन सकता है, तो फिर इसकी बनाने की तुक समझ नहीं आती है, क्योंकि ये कहता है कि मैं डिफेक्टिव सेक्रेटरी जनरल हूँ। डिफेक्टिव जो है गासिब को कहते हैं। जहाँ तक खान साहब ने मुझे नहीं सुना, तो इस हवाले से मैं सिर्फ गिला ही कर सकता हूँ, क्योंकि खान साहब जो हैं इंसाफ के तकाज़ों को मलहूज़ खातिर उनको रखना चाहिए। किसी शख्स को कंडेम अनहर्ड नहीं किया जा सकता। ये जो लोग कह रहे हैं कि खान साहब का अटल फ़ैसला है, मैं पूरे वसूख से और यकीन से कहता हूँ कि ये झूठ बोल रहे हैं। खान साहब से जब भी मैं मिला, हमारी आंखों में बात होगी, और ये जो साजिश है, ये जो गैबत की बुनियाद पे इन्होंने जितना ये ड्रामा किया है, ये इसी तरह ख़त्म होगा जिस तरह पहले 2 दफ़ा ख़त्म हुआ है। मगर साहब, कौन रोक सकता है इमरान खान साहब से को ये कहने से कि मैं पहले शेर अफजल मरवत से मिलूंगा फिर फैसला करूंगा? जब आप कहते हैं कि अटल नहीं है और मैं जब भी मिला आंखों में हमारी ये बात हो गई, तो उन्हें रोक तो कोई नहीं सकता था। वो कहते हैं कि मैं मिलूंगा फिर फैसला करूंगा, सहाफ़ियों से भी बात करते हैं, वो पार्टी के वकला से भी, तो कोई ना कोई बात तो है जो उन्हें खुद बुरी लगी है, बजाय इसके कि ये कहा जाए कि उनके कान भरे गए। देखिए, इसमें कोई गलत बयानी नहीं होगी कि खान साहब ने मुझे कहा था कई दफ़ा कि आप जो हैं अपने पार्टी के मेंबर्स के ख़िलाफ़ बयानबाजी से परहेज़ करें, लेकिन खान साहब को मैं कहता आया हूँ कि जब ये अपने पार्टी के लोग मेरे ख़िलाफ़ बयान देंगे तो जवाब जो हैं वो देने पे ये मुझे मजबूर कर देते हैं। मैं तो आज भी इस पे तैयार हूँ कि कोई एहतसाब, कोई इंक्वायरी कमेटी ज़रा देख लें कि एग्रेशन मैंने की है, इन लोगों ने की है। पार्टी में होने का ये मतलब नहीं है कि हर एरा गैरा मुंह उठाए मेरे ख़िलाफ़ बयान दाग दें और फिर ये तवक्को रखें कि मैं खामोश बैठूँगा। सबसे अहम इज़्ज़त नफ़स है, और जहाँ भी इज़्ज़त नफ़स बार बार मजरूह होगी तो मेरा ख्याल नहीं है कि मैं कोई गलत कर रहा हूँ, और मैं इससे आइंदा के लिए भी बाज नहीं आऊँगा। अगर पार्टी में लेते भी हैं तो मैं ये वादे करना चाहता हूँ कि मेरे ख़िलाफ़ बयानबाजी से अगर परहेज़ नहीं किया गया तो मैं मुस्तकबिल में भी जवाब देता रहूँगा। वैसे मगर ये बताइए कि जब आप 3 महीने वाली बात कर रहे हैं, क्या वो इसलिए कर रहे हैं, आपको पता है इस पार्टी में अप्स एंड डाउन्स कैसे होते हैं? 3 महीने पहले तक गंडापुर साहब बहुत अहम थे, कुछ और लोग बहुत अहम थे, अब गैर अहम हो गए हैं, तो आपको ये लग रहा है कि 3 महीने बाद फिर पार्टी में वही अप एंड डाउन आएगा, फिर आपकी ज़रूरत पड़ेगी, फिर आपसे रब्ता किया जाएगा? जो हमारी पार्टी में फ़ैसला साजी के लिए जो कल्चर बन चुका है, और ज़्यादातर फ़ैसले जो हैं वो गैबत पे या झूठ पे या फिर कुसर पुसर पे हो रहे हैं, और इसने जो है लोगों की इस पार्टी में तकदीर को इंतहाई अनप्रिडिक्टेबल बना दिया है। कोई भी शख्स जो है इन चीज़ों से महफूज नहीं है, न किसी का मुस्तकबिल। अलबत्ता एक चीज़ वाज़ेह होती है कि खान एतमाद तो करता है एक महदूद मुद्दत के लिए ऐसे लोगों पे, लेकिन जब ये नताइज न दे पाते हैं तो उनको फिर दूर भी बहुत जल्द करता है। मैं समझता हूँ कि 3 माह के अंदर जो लोग खान को जो है ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका किरदार, उनकी कारकर्दगी और उनकी खान के काज के लिए कोई कुर्बानी जो है वो सामने आ जाएगी, और ये लोग जो आज करता दरता बनी हुए हैं, मेरा ख्याल है 3 माह के बाद इनकी गर्द भी नहीं होगी। वैसे मगर आप जब कहते हैं कि ग़ीबत पर, झूठ पर, तकब्बुर, मुतलिकुल अनानियत इस वक्त पार्टी में है, तो ये सारी बातें तो आप फिर इमरान खान साहब के बारे में कर रहे हैं। वो झूठ और ग़ीबत को सुन लेते हैं, फैसले फिर वो कर देते हैं, तो ये और किसके बारे में आप बात कर रहे हैं?
नहीं, मैं तो उन लोगों के बारे में कह रहा हूँ जो कि खान को मिसगाइड कर रहे हैं। देखिए, पार्टी से वफादारी का हक ये है ना कि एक शख्स जो नज़रबंद हैं, 575 अयाम हो गए हैं, उनकी उम्र 73-74 साल है, उनकी महदूद रसाई है लोगों तक और मखसूस लोगों तक, फीडबैक उनके पास नहीं आ रहा है, पार्टी के अकाबिरीन के साथ उनकी मुलाकात इस तरह नहीं है। तो लिहाजा इन हालात में मैं खान साहब को जो है कोई दोष या कोई इल्ज़ाम एट्रीब्यूट नहीं कर सकता हूँ। ऐसे हालात में ऐसे ही फैसले करवाए जा सकते हैं। और मैं वाज़ेह कर दूँ कि माजी में भी पार्टी में अगर गलत फैसले हुए हैं और गलत फैसलों पे हमने या पार्टी के लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई है, तो इसने जवाब या जन्म दिया है उन गलतियों की रिपीटिशन का। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा इल्ज़ाम खान साहब के लिए नहीं है। खान साहब मेरे लीडर हैं, खान साहब की वजह से आज भी मैं अपने आप को PTI का कहता हूँ, वरना इतनी बार बार रद्द मुस्तरद किए जाने के बाद जो है मैं आसानी से कह सकता था कि मेरे रास्ते अलहदा हो गए हैं। लेकिन आज भी खान की कदर और ख़ान की साथ उल्फत जो है मेरे दिल में है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि खान को इस वक्त जो है जब इनको ज़रूरत है, मैं आगे देख रहा हूँ ना एहतजाज के लिए क़यादत जो है अली अमीन ख़ान जो है उसको भी खोटे लाइन लगाया जा चुका है। और साथ में गिलगित बल्तिस्तान में भी इलेक्शन आ रहे हैं। मुझे कोई ऐसा फ़र्द नज़र नहीं आ रहा है जो इन जिम्मेदारियों से नंबरदाज़मा हो सके। खान को बहुत बड़ी मायूसी होगी इन लोगों से जो आजकल खान साहब को लारे लगाए हुए हैं। साहब, मगर जब आप कहते हैं कि पार्टी के कुछ ऐसे भी तो लोग होंगे ना पार्टी में जो आपके हामी हैं, जो अगर पब्लिकली बोल रहे हैं तो खान साहब से मुलाकात करके भी गड्डापुर साहब हों या फिर ज़ाहिर अभी पिछले दिनों कुछ मुलाकात नहीं हुई है दीगर रहनुमाओं की भी कि वो बात कर सके, जुनैद अकबर साहब मिलने गए नहीं मिल सके, आपको लगता है उनकी जब मुलाकात हो गई तो खान साहब का ओपिनियन बदल जाएगा? देखिए, जुनैद अकबर ख़ान को, अली अमीन ख़ान को, पार्टी के अकाबिरीन को एक चीज़ का इदराक है कि बावजूद इसके कि बार बार मुझे निकाले जाने के फ़ैसले हुए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स बिलखसूस उन लाखों लोगों ने इन फ़ैसलों को कभी जो है दुरुस्त तस्लीम नहीं किया जो लोग 9 मई के बाद मेरे साथ निकले थे। यही वजह है कि हर जलसे में, पार्टी के हर रैली में इन मज़ालिम के ख़िलाफ़ वर्करी आवाज़ उठाते हैं। आज भी हमारे तमाम अकाबिरीन को इल्म है कि इस फ़ैसले को वर्कर्स ने जो है ज़हनी तौर पर नहीं माना है और उनको ये इदराक है कि ये फ़ैसला जो है खान से ऐसे हालात में लिया जाता है और ऐसे अंदाज में कि खान साहब जो हैं वो सही क़ुव्वत फ़ैसला एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। लिहाजा ये चीज़ फिर जो अकाबिरीन मेरे लिए आवाज़ उठा रहे हैं उनको इल्म है। हमने इकट्ठे कैंपेन की, मारे कई तकालीफ उठाई हैं और उनको पता है कि पार्टी को मेरी ज़रूरत है और उनको ये एतमाद है कि चाहे कितना ही कड़ा वक्त क्यों ना आए, मेरा ख्याल है कि ये लोग माजी में भी मुझ पे एतमाद कर चुके हैं और आइंदा के लिए भी इनकी तवक्को है। तो इन तमाम हालात के पस मंज़र में मैं ये समझता हूँ कि खान साहब के पास ऐसे भी चंद एक आवाज़ें ऐसी भी जा रही है या जाएंगी या पहुंच रही हैं जो उनको जो है सही रहनुमाई दे सकेंगे और उनको बताएंगे कि उनके इस फैसले से पार्टी की सियासत में क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। मतलब अगर वहाँ से ये मुतालबा आ गया कि आप कौमी असम्बली से भी मुस्ताफ़ी हों, फिर अगर वहाँ से ये मुतालबा आएगा तो लाज़िमन मैं खान साहब की हुक्म की तामील करूँगा, लेकिन मैं खान साहब से ये अल्फाज ख़ुद सुनना चाहूँगा, उनसे मिलूँगा और अगर वो कायल न हुए तो मुझे मज़ीद सियासत में रहने का कोई शौक़ भी नहीं है। वैसे भी जो है जो लोग मेरे बार बार गिराने का सबब बन रहे हैं वो उनकी जो वो कहते हैं ना, अंधे को जब नज़र आने लगता है तो सबसे पहले वो उसी लाठी को तोड़ता है जिसके सहारे वो पहले चलता फिरता है। मैं ये समझता हूँ कि बार बार जो मेरे साथ हुआ, आइंदा के लिए भी अगर इतनी कुर्बानियों के बावजूद मेरा यही मुस्तकबिल है और आइंदा भी अगर मैं लाख कुर्बानियाँ दूँ, लेकिन जो मेरे साथ हो गया इसने मुझे बड़ी तलख असबाक सिखाए हैं और शायद आइंदा के लिए
मैं बड़ा सोच समझ के अपना सियासी किरदार पार्टी के अंदर अदा करूँगा। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।